नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आपको दिखाएंगे। खबर के अंदर की एक एक चाल आपको समझाएंगे। आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की 4 बड़ी खबर। उसके बाद विस्तार से आपको ये शॉर्ट खबर समझाने वाले हैं। आज बुलेटिन में सबसे पहले आपको समझाने वाले हैं तेजस्वी यादव के चेहरे पर कांग्रेस क्यों तैयार नहीं है। हमारी दूसरी खबर जो इस बुलेटिन में हम आपको समझाएंगे वो होगी महागठबंधन में सीटों का पेंच क्या है, और इसके साथ ही चुनावी साल में सौगात से मिलेंगे वोट, ये भी आपको समझाएंगे। और बाद में जहानाबाद की सीटों का चुनावी गुणा गणित आज आपको बताएंगे। शुरुआत सबसे पहले करेंगे बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने एक बार फिर से सीएम फेस के तौर पर तेजस्वी यादव का नाम लेने से परहेज किया है और इस पर सियासत गर्मा गई है कि आखिरकार क्यों कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। बिहार विधानसभा चुनाव में 2 महीने से भी कम समय बाकी है, लेकिन महागठबंधन में सीएम फेस पर क्लेश थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब देखिए ना, राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू कैसे सीएम फेस के सवाल को ये कहते हुए गोलमोल घुमा देते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार की जनता चुने तो बेहतर है। बिहार का सीएम बिहार की जनता चुने तो बेटर है। अल्लावरू तो अल्लावरू खुद राहुल गांधी तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर ऐसा जवाब दिया था जो अब भी लोगों के जहन में सवाल बनकर ही घूम रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं। ये अलग बात है कि राहुल गांधी के सामने तेजस्वी यादव खुद को सीएम फेस बता चुके हैं। बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? और आरजेडी के नेता तो आए दिन तेजस्वी यादव का नाम ही रटते रहते हैं। जो न 3 में है न 13 में है, वो श्री तेजस्वी यादव जी पर क्या बोलेंगे? बिहार की जनता की है पुकार, हमें चाहिए तेजस्वी सरकार। सवाल है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या नहीं। क्या महागठबंधन 2025 के चुनाव में बिना सीएम फेस के उतरेगा? अगर हां, तो सबसे बड़ा सवाल तेजस्वी के चेहरे पर कांग्रेस क्यों तैयार नहीं है। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह और पटना रिपोर्टर अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बिहार में महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर अभी भी तकरार जारी है, और ये तकरार इसलिए क्योंकि अभी भी कांग्रेस की तरफ से खुला सपोर्ट तेजस्वी यादव के नाम पर मिल नहीं रहा है। आइए अब आपको चुनाव की चाल को समझाते हैं, और सबसे बड़ा सवाल है कि तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस आखिर तैयार क्यों नहीं है। इसको समझने के लिए आपको महागठबंधन और उसके अंदर तेजस्वी यादव के चेहरे पर जो सहयोगी दलों की अलग अलग राय है उसको समझना जरूरी है। आरजेडी का कहना यह है, आरजेडी के नेता मानते हैं कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव ही सीएम फेस है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता कहते हैं कि सीएम फेस या चेहरा चुनाव के बाद तय होगा, मतलब चुनाव हो जाएंगे फिर तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। वहीं वीआईपी के मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ अपना नाम भी जोड़ लेते हैं। मुकेश सहनी कहते हैं कि तेजस्वी सीएम होंगे और वो खुद डिप्टी सीएम बनेंगे, जबकि लेफ्ट के नेताओं ने अब तक खुलकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। अब तेजस्वी यादव के चेहरे पर अलग अलग राय महागठबंधन में तो है ही, कांग्रेस के अंदर भी। राहुल गांधी तेजस्वी यादव को लेकर पूछे गए सवाल को गोल मोल घुमाकर टाल जाते हैं। मतलब जब भी राहुल गांधी बिहार वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान जब बिहार आए थे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई खुलकर जवाब नहीं दिया, गोलमोल जवाब दे दिया। जबकि बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वो कहते हैं कि बिहार की जनता ये तय करेगी कि कौन मुख्यमंत्री होगा। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष गोलमोल जवाब देते हैं, तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह साफ साफ कहते हैं कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर कोई संशय है ही नहीं। अब आप चुनाव की चाल तो समझिए, आखिर तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस तैयार क्यों नहीं है? ये बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि करीब 2 दशक से आरजेडी की बी टीम है कांग्रेस।
लालू प्रसाद यादव की तरफ से जैसा जैसा कहा जाता था, जैसे जैसे मजबूत हुए कांग्रेस, उतनी ज्यादा बिहार में कमजोर होती चली गई। अब कांग्रेस है जो अपना वजूद वापस पाना चाहती है बिहार में। कांग्रेस बिहार में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है और तेजस्वी यादव को आगे कर आरजेडी का दबदबा और बढ़ाना नहीं चाहती है। प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए ज्यादा सीट की चाहत भी है और 2020 के बराबर ही 2025 में कांग्रेस महागठबंधन के अंदर अपने लिए सीट चाहती है और इसी को लेकर के प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के मन में क्या है ये अभी भी सवाल बना हुआ है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। महागठबंधन में सीएम फेस पर ही रार नहीं है बल्कि सीट बंटवारे पर भी तकरार जारी है। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने यह कह दिया है कि इस बार कांग्रेस अकेले त्याग नहीं करेगी, सहयोगियों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। चुनावी साल में पीएम मोदी ने एक बार फिर बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार के लिए बड़ा ऐलान किया गया। मोदी कैबिनेट ने बिहार के लिए 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी। बिहार में भागलपुर दुमका रेलवे लाइन का विस्तार होगा, साथ ही मोकामा मुंगेर हाईवे प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिल गई है। मोकामा से मुंगेर 4 लेनिंग, ये बेसिकली बक्सर भागलपुर कॉरिडोर का सेक्शन है। बक्सर से भागलपुर जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर का सेक्शन है। इसका इन्वेस्टमेंट होगा 4,447 करोड़। दूसरा प्रोजेक्ट है आज का जो अप्रूव हुआ है वो है भागलपुर दुमका रामपुर हाट डबलिंग रेलवे लाइन का। भागलपुर दुमका रामपुर हाट डबलिंग, ये 3,169 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। बिहार में अब रेल से लेकर सड़क तक सफर आसान हो जाएगा, क्योंकि भागलपुर से दुमका और रामपुर हाट तक की रेल लाइन डबल ट्रैक पर दौड़ने वाली है। केंद्र सरकार लगातार बिहार में सौगातों की बारिश कर रही है। बिहार में रेलवे और सड़कों का जाल बिछाने में पीएम नरेंद्र मोदी कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, बिहार में लगातार तोहफे दिए जा रहे हैं। एनडीए सरकार की तरफ से बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और एक बार फिर से चुनावी तोहफा मिला है। अब आप चुनाव की चाल तो समझिए। देखिए, बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और ये चुनावी साल बिहार के लिए काफी अच्छा साबित हो रहा है, क्योंकि बिहार में तोहफों की बारिश हो रही है। सीएम नीतीश कुमार लगातार बिहार में कई योजनाएं लागू कर रहे हैं, बड़ा ऐलान कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब कभी भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं तो बिहार के लिए सौगात लेकर आ रहे हैं। आपको याद होगा, पीएम मोदी अब तक जितनी बार बिहार दौरे पर आए उन्होंने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गया जी में आए थे तो वहां से भी बड़ा ऐलान किया गया था। अब आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आने वाले हैं। पूर्णिया में भी भव्य कार्यक्रम की तैयारी है और आपको ये भी पता है कि पूर्णिया एयरपोर्ट का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार मिलकर कर सकते हैं। तो बिहार में चूंकि चुनावी साल है तो इस चुनावी साल के मौके पर कई तैयारी की जा रही है और एनडीए सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां एक तरफ बिहार वासियों के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी, महिलाओं को आरक्षण देने की बात कही गई, डोमिसाइल लागू करने की बात कही गई, साथ ही साथ वृद्धा पेंशन जो है वो बढ़ा दिया गया। तो मुख्यमंत्री की तरफ से जीविका दीदियों के लिए बड़े काम किए गए। तो एनडीए सरकार की तरफ से भी बड़ा ऐलान बिहार के लिए लगातार किया जा रहा है, चाहे बिहार में डबल डेकर पुल की बात हो या फिर 6 लेन 4 लेन की बात की जाए। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों ही की तरफ से चुनाव के मौके पर यह बारिश बिहार के लिए हो रही है और तोहफे बिहार को दिए जा रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब फिर से अगली बार बिहार आने वाले हैं तो फिर तोहफे लेकर बिहार पहुंचेंगे। बढ़ेंगे आगे। देखिए, महागठबंधन में सीएम फेस पर ही रार नहीं है बल्कि सीट बंटवारे पर भी तकरार जारी है।
बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने ये कह दिया है कि इस बार कांग्रेस अकेले त्याग नहीं करने वाली है, बल्कि सहयोगियों को भी नुकसान उठाना होगा। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चुनाव की चाल आपको समझाएंगे। महागठबंधन कोऑर्डिनेशन कमेटी की 5 बैठकों के बावजूद भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं निकल पाया है। शनिवार को तेजस्वी के साथ बैठक के बाद बिहार कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली में पार्टी आलाकमान के साथ मीटिंग की। सूत्र बताते हैं कि शीर्ष नेतृत्व को बताया कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है, इसलिए सम्मानजनक सीटों पर ही समझौता संभव है और त्याग सबको करना पड़ेगा। कि गठबंधन में नए लोग आएंगे, नए पार्टीज आएंगे, नए पार्टनर्स आएंगे, तो गठबंधन के हर एक साथी को अपने किट्टी में से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी नए लोगों को स्पेस मिलेगा। खुद को ए टीम बता रही कांग्रेस पार्टी सीट शेयरिंग को लेकर अब फ्रंट फुट पर आकर बोल रही है। क्वालिटी सीटों की बात जरूर हम अपने नेता से आग्रह किया है कि गठबंधन रेस्पेक्ट के साथ हो, और हमारे नेता भी यही चाहते हैं। वैसे तो पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन पप्पू का बयान इसलिए अहम है क्योंकि कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पप्पू यादव भी मौजूद थे। मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास से निकलते हुए पप्पू यादव ने कुछ नहीं बोला, और जब बोला तो सियासी बवाल मच गया। इंडिया महागठबंधन विचारों, समन्वय और एक दूसरे के प्रति सम्मान को लेकर के आगे बढ़ रही है, इसीलिए भाजपा जदयू खेमे में बेचैनी है। अल्लावरू ने ये साफ कर दिया है कि कांग्रेस इस बार अकेले त्याग नहीं करेगी, तेजस्वी यादव को भी नुकसान उठाना होगा। देखना होगा पेच सुलझता है या जीत जारी रहती है। पटना रिपोर्टर रवि एस नारायण और दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देखिए, महागठबंधन में सीटों को लेकर भी पेंच फंसा हुआ है। कैसा ये पेंच है, हम आपको पूरी तरीके से समझाते हैं। देखिए, 2025 में सीटों का पेंच समझने के पहले ये समझना जरूरी होगा कि 2020 में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या था। तो आइए आपको बताते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो सीटों का फॉर्मूला था, उसके मुताबिक 144 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा। सीपीआई-एमएल के खाते में 19 सीटें गई थी, जिसमें सीपीआई 6 सीट पर चुनाव लड़ी, जबकि सीपीएम ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इसके बाद अब जरा 2020 का रिजल्ट देख लेते हैं। महागठबंधन की कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव जीती, तो आपको बता दें, आरजेडी ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की, कांग्रेस 19 सीट पर जीती, सीपीआई-एमएल ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की, सीपीआई के 2 उम्मीदवार जीते, जबकि सीपीएम को भी 2 सीटों पर जीत मिली है। तो ऐसे में स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो 144 सीट पर लड़कर 75 सीट जीतने वाले आरजेडी का स्ट्राइक रेट 52% रहा। 27 के स्ट्राइक रेट से कांग्रेस ने 19 सीटें जीती, तो 63 के स्ट्राइक रेट से सीपीआई-एमएल ने 12 और 33 के स्ट्राइक रेट से सीपीआई ने 2 और 50 के स्ट्राइक रेट से सीपीएम ने 2 सीटें जीती थी। 2025 की बात करें तो 2025 में महागठबंधन के अंदर इस बार 8 दल हैं, जिसमें आरजेडी है, कांग्रेस है, वीआईपी है, आरएलजेपी है, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम और जेएमएम भी शामिल है। मतलब ये कि 2020 में जहां महागठबंधन के अंदर 5 दल थे, 2025 में वो बढ़कर 8 हो चुके हैं। और आइए अब चुनाव की चाल समझते हैं। नए सहयोगियों के आ जाने से पुराने सहयोगियों की सीटें घट सकती हैं। 2020 में 243 सीटें 5 पार्टियों के बीच में बटी थी, लेकिन 2025 में ये 243 विधानसभा की सीटों को 8 पार्टियों में बांटना होगा। 2020 में कांग्रेस की स्ट्राइक रेट सबसे खराब थी। स्ट्राइक रेट में लेफ्ट पार्टियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। 2025 में कांग्रेस को कम सीटें मिलने की संभावना है, तो सीटें बरकरार रखने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स की जा रही है और कांग्रेस ये चाहती है कि जिस तरीके से 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्हें सीटें मिली थी, ठीक वैसी ही सीट इस बार भी मिले। कई बार तो कांग्रेस के नेता सामने आकर ये बयान भी दे चुके हैं कि 70 सीट जो पिछली बार मिली थी, उतनी ही सीटों पर इस बार भी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। और शायद यही वजह है कि एक तरीके से कांग्रेस बिहार में सियासी जमीन तलाशने के साथ साथ प्रेशर पॉलिटिक्स भी
करती हुई नजर आ रही है और बार बार सीट बंटवारे को लेकर भी कहा जा रहा है। और हाल ही में दिया गया कांग्रेस प्रभारी का यह बयान भी इसी ओर इशारा करता है। और आइए अब आपको समझाते हैं विधानसभा सीटों के चुनावी गुणागणित को। और ये चुनावी गुणागणित हम आपको बताएंगे। विधानसभा सीटों के चुनावी गुणागणित में बात होगी जहानाबाद जिले की विधानसभा सीटों की। और आज हम बात करने वाले हैं कि जहानाबाद जिले के अंदर कितनी विधानसभा की सीटें हैं, क्या कुछ यहाँ मुकाबला रहा है, जल्दी से आपको बताते हैं। देखिए, जहानाबाद विधानसभा सीट के बारे में अगर हम आपको बताएं तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जहानाबाद जिले के चुनावी गणित के अंतर्गत 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। ये कौन कौन सी सीटें हैं? जहानाबाद की सीट है, घोसी की सीट है और मखदुमपुर जो कि सुरक्षित विधानसभा सीट है, वो ये 3 सीटें इसके अंदर आती हैं। जहानाबाद जिले की सीटों का चुनावी गुणागणित अब आप समझिए कौन सीट किसके पास है। अगर हम इसकी बात करें तो जहानाबाद की जो सीट है वो आरजेडी के पास है। कुमार कृष्ण यहाँ से विधायक हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं घोसी विधानसभा सीट की। तो घोसी विधानसभा सीट से सीपीआई-एमएल के उम्मीदवार पिछली बार जीते थे, रामबली सिंह यादव यहाँ से विधायक हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात कर ले अगली विधानसभा सीट मखदुमपुर की, तो ये सीट पर भी आरजेडी का कब्जा है। यहाँ से सतीश कुमार ने चुनाव जीता था। जहानाबाद जिले के चुनावी गुणागणित में अब बात करते हैं किस गठबंधन के पास कितनी सीट है। तो एनडीए गठबंधन को यहाँ पर 0 सीटें हैं, मतलब एक भी सीट नहीं है। और महागठबंधन के ही खाते में जहानाबाद जिले की 3 सीटें हैं। जहानाबाद विधानसभा सीट के बारे में आपको जल्दी से बता देते हैं। जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में अब तक 18 बार चुनाव हुए हैं, मतलब 18 बार यहाँ पर चुनाव कराया गया है। जहानाबाद सीट की चुनावी चाल में यहाँ पे आपको बताते हैं कि कौन कितनी बार जहानाबाद सीट से चुनाव जीता है। आइए जल्दी से इस पर अगर हम नजर डालें तो जहानाबाद विधानसभा की सीट पर अब तक 18 बार चुनाव हुए हैं। किस किस ने कितनी बार यहाँ पर जीत दर्ज की है उसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ कांग्रेस को भी मौका मिला है, आरजेडी को भी मौका मिला है। मतलब जहानाबाद सीट की विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं उन्होंने कांग्रेस को यहाँ पर मौका दिया 6 बार, आरजेडी यहाँ से जीती है 6 बार, 1 बार जेडीयू को मौका मिला है और एसपी को 1 बार यहाँ से मौका मिला था। इसके साथ ही बात कर ले जेडी की, तो यहाँ से जेडी पार्टी ने भी 1 बार जीत दर्ज की थी। और इसके साथ ही यहाँ पर जेपी पार्टी को भी 1 बार मौका मिला है और आईएनडी को भी 1 बार मौका यहाँ पर मिला है। जहानाबाद सीट के बारे में अगर हम आपको बताएं, जीत और हार की बात कर लेते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में यहाँ पर क्या स्थिति रही थी, तो आइए जल्दी से आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी और जेडीयू के उम्मीदवार को हरा दिया था। 33,399 दोनों के बीच में वोट का अंतर था। जहानाबाद के अलावा अब आपको बताते हैं, शुरू के 9 में से 6 चुनाव यहाँ पर कांग्रेस ने जीती थी। आखिरी बार 1985 में कांग्रेस को जीत मिली थी। साल 2000 से आरजेडी का दबदबा यहाँ पर शुरू हुआ और आरजेडी का इस सीट पर 6 बार कब्जा रहा है। 2018 के उपचुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू की लगातार हार हुई है और लगातार 2 हार की वजह से एनडीए में सीटों का अदला बदला भी संभव है। 2025 में जेडीयू की जगह एनडीए के किसी और दल को भी ये सीट मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं घोसी विधानसभा सीट की। जहानाबाद जिले के अंदर आने वाला घोसी विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण सीट है और घोसी विधानसभा सीट पर अगर हम बात करें तो अब तक यहाँ भी 17 बार चुनाव हुए हैं, 17 बार यहाँ पर चुनाव कराए गए हैं। घोसी सीट की चुनावी चाल अब आप समझिए कौन कितनी बार यहाँ से जीता है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं, कांग्रेस ने यहाँ पर 5 बार जीत की थी, आईएनडी ने 4 बार यहाँ पर जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही यहाँ सीपीआई को भी मौका मिला था, सीपीआई की तरफ से 3 बार जीत दर्ज की गई है। बीजेपी ने भी यहाँ पर 2 बार जीत दर्ज की थी और इसके साथ ही जेपी को भी 1 बार मौका मिला और सीपीआई-एमएल ने भी 1 बार यहाँ पर जीत दर्ज की है। तो अब आपको बताते हैं हार और जीत का अंतर कितना था और पिछली बार यानी कि 2020 में यहाँ क्या मुकाबला देखने को मिला था। देखिए, पिछली बार की बात करें 2020 विधानसभा चुनाव की, तो रामबली सिंह यादव वर्सेस राहुल कुमार यानी सीपीआई-एमएल वर्सेस जेडीयू आमने सामने यहाँ पर थे। 17,804 वोटों का अंतर इन दोनों के बीच में था और रामबली सिंह यादव ने यहाँ से जीत दर्ज कर ली थी, जेडीयू के उम्मीदवार को हरा दिया था।
घोसी सीट की चुनावी चाल आप समझिए। यहां राजनीतिक दलों की जगह उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है। जगदीश शर्मा ने 1977 से 2005 तक लगातार 8 बार चुनाव जीते। जगदीश शर्मा जेपी, बीजेपी, जेडीयू, कांग्रेस से भी चुनाव जीते हैं। यहां से जगदीश शर्मा 2 बार निर्दलीय चुनाव जीते। शर्मा परिवार ने 38 वर्षों तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया है। जगदीश शर्मा की पत्नी और बेटे भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं और फिलहाल ये सीट सीपीआई-एमएल के पास है। घोसी में एससी वोटर्स की संख्या काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है, मतलब उनका दबदबा देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं जहानाबाद जिले में आने वाले मखदुमपुर सुरक्षित विधानसभा सीट की। तो यहाँ पर देखिए, मखदुमपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ भी अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं और इस सीट पर कौन कितनी बार जीता है आप जान लीजिए। कांग्रेस ने 7 बार जीत दर्ज की है, आरजेडी ने यहाँ पर 4 बार जीत दर्ज की, जेडीयू को 1 बार मौका मिला, यहाँ पर एलजेपी को भी 1 बार मौका मिला है, जेपी पार्टी ने भी 1 बार यहाँ से जीत दर्ज की थी, एसएसपी पार्टी ने यहाँ से जीत दर्ज की थी, जेडी को भी यहाँ से मौका मिला था और इंडिपेंडेंट भी 1 बार यहाँ से, निर्दलीय भी यहाँ से जीते हैं। तो मखदुमपुर सीट की चुनावी चाल आप समझिए। 2020 में यहाँ क्या रिजल्ट था जल्दी से आपको बताते हैं। सतीश कुमार आरजेडी के उम्मीदवार, उन्होंने देवेंद्र कुमार जो कि हम के उम्मीदवार थे उन्हें हरा दिया था। वोटों का अंतर 22,565 दोनों के बीच में रहा। और इसके साथ ही आपको बताते हैं मखदुमपुर सीट की चुनावी चाल क्या है। देखिए, मखदुमपुर सुरक्षित विधानसभा सीट मानी जाती है और शुरुआती दौर में कांग्रेस का वर्चस्व यहां पर रहा है। कांग्रेस 7 बार यहां से चुनाव जीत चुकी है। कांग्रेस को आखिरी बार 1990 में यहां जीत मिली थी। 1995 के बाद जनता दल से निकली पार्टियों का वर्चस्व यहां पर देखने को मिला। हाल के साल में आरजेडी की पकड़ यहां मजबूत रही और पिछले 4 में से 3 चुनाव में आरजेडी की ही जीत हुई है। 2020 में भी आरजेडी ने ही यहां पर चुनाव जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में बिहार में विधानसभा, एक विधानसभा की सीट काफी दिलचस्प है और वहां की लड़ाई भी काफी दिलचस्प है। देखना होगा कि इस बार जहानाबाद जिले की इन 3 विधानसभा सीटों पर कौन से प्रत्याशी जीतते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।